हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी गुरुत्वाकर्षण की श्रृंखला चल रही है, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण हम पढ़ चुके हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमने जी और जी में संबंध देख लिया है, किसी लिफ्ट में व्यक्ति का भार देख लिया है, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं विद फॉर्मूला। अपन जो एनटीपीसी रेलवे में जो एनटीपीसी है ग्रुप डी है, इसको पूरे तरीके से फोकस करके अपन पीएससी सब एग्जाम ठीक है अपनी जगह, लेकिन सबसे ज्यादा जो अपन फोकस कर रहे हैं इस समय वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी के लिए बिल्कुल अपन उसके न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला चाहिए जो चाहिए सब कुछ अपन पढ़ रहे हैं, बस आप मन लगा के पढ़ते रहे। आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज से अपन पढ़ेंगे पलायन वेग। पलायन वेग या जिसे कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। तब ये शब्द आपके लिए बहुत नया नहीं होगा, क्योंकि वेग या वेलोसिटी तो आप पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहां पर बात आती है पलायन। तो पलायन भी कोई ऐसा नहीं है कि आप जाने ना। आपने सुना होगा ना कि एक सेंटेंस चलता है कि गांव की जो जनसंख्या है वो शहर की ओर पलायन करती है, ठीक है। अब पलायन शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है। जैसे मान लो कि गांव से कोई व्यक्ति है जो शहर में काम करने आता है और फिर वो रात के अपने घर वापस गांव चला जाता है, तो उसको आप ये नहीं कहोगे कि वो व्यक्ति शहर की ओर पलायन कर गया है। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति है जो अपने गांव को छोड़कर वहां पर अपने घर जमीन खेत सब बेचकर पूरे परिवार के साथ शहर में आके रहने लगा, शहर में ही अपनी जीविका जी रहा है, सब कुछ शहर में कर रहा है, लौट कर गांव नहीं गया, तब उसे अपन क्या कहेंगे कि वह वापस नहीं जा रहा है। मतलब उसने क्या किया है, गांव से शहर की ओर पलायन कर लिया है। तो यही पलायन वेग जो है आपको यहां पर समझना है। ठीक, यदि अपन बात करते हैं पृथ्वी की, मान लो अपन पृथ्वी पर ये इतनी ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकते हैं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ग्रेविटी या जिसे अपन कहेंगे ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। फिर मान लो आपने इसको थोड़ी अधिक दूरी पर फेंका, तो फिर इसको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। फिर आप इसको कुछ दूरी पर फेंकते हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। अब आपने इसको यहां पहुंचा दिया तो भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आकर्षित कर लेगा। मतलब यदि आप चाह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, ये गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए और फिर लौटकर पृथ्वी पर ना आए, लेकिन ये तो हो नहीं पा रहा है। पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है वो क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब मान लो आपको चाह रहे हैं आप ये वस्तु वापस आएगी ना, आपने बहुत दूर कहीं इस वस्तु को पहुंचा दिया। अब ये वस्तु, ये ऑब्जेक्ट इतनी दूर चला गया कि अब यहां पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो काम नहीं कर रहा है, और जब वो काम नहीं कर रहा है तो ये वस्तु को खींच नहीं पा रहा है, ठीक है। अब यहां पर समझना कहानी, वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग या जिसे अपन क्या कहते हैं मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग जिससे फेंके जाने पर पृथ्वी, ठीक नहीं सॉरी, न्यूनतम वेग जिससे फेंके जाने पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए और वापस लौटकर पृथ्वी पर ना आए, उस न्यूनतम वेग को कहा जाता है पलायन वेग। इस मिनिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक, पृथ्वी का ग्रेविटेशन बहुत तेजी से काम कर रहा था, तो जब अपन कोई निश्चित दूरी तक किसी वस्तु को फेंक रहे थे तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन उसको अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह एक दूरी ऐसी होगी जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है। जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया है, वहां यदि हम ऑब्जेक्ट को पहुंचा दें तो वो वापस लौट कर नहीं आएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण रोकेगा, तो उसको भेजने के लिए हमें एक वेलोसिटी या एक वेग चाहिए।
उस वेलोसिटी या वेग को ही हम कहते हैं पलायन वेग, कि इस वेलोसिटी से हमने इसको अर्थ से छोड़ा और ये क्या करी, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण को पार कर गई, और गुरुत्वाकर्षण को पार करने के बाद वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आई। ठीक, तो वह न्यूनतम वेग पृथ्वी के लिए कितना है, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब यदि आप चाहते हैं कि कोई वस्तु वापस चली जाए और ना आए ही ना, सिर्फ चले जाए, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको उसका न्यूनतम वेग करना होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वैसे इससे ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको हवा का फ्रिक्शन, पृथ्वी का ग्रेविटेशन, बहुत सारी चीजें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन मिनिमम एक जो वैल्यू है वो कितनी है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो एक बार और परिभाषा समझे, वह न्यूनतम वेग जिससे फेंके जाने पर कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए और वापस लौटकर ना आए, उस वेग को, उस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, या उसे अपन कहते हैं पलायन वेग। फिर बात निकलेगी कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, पृथ्वी का पलायन वेग। ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपन एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला को देखते हैं। यदि एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला की बात की जाए तो वो होता है VE इज इक्वल टू √2GM अपॉन R। ठीक, तो VE से तो आप लॉजिक लगा लिए होंगे, VE का मतलब है एस्केप वेलोसिटी, √2 है तो √2 की जो वैल्यू है जब आप सॉल्व करोगे तो 1.414 होगी, तो वो तो ठीक है, न्यूमेरिकल्स आए तो वहां काम आ जाएगा। जी तो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाए एक सा होगा। और यदि आपको याद हो तो इसकी वैल्यू अपन पढ़े थे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कांस्टेंट है, कोई भी प्लेनेट हो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आ गया, आर का यहां पर क्या मतलब है, रेडियस। जिस भी प्लेनेट की बात होगी, जिस भी ग्रह की, उपग्रह की, पिंड की, जिसकी भी बात होगी उसकी रेडियस या त्रिज्या। मान लो यहां पर पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो ये जो रेडियस या त्रिज्या है ये किसकी हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। तो आप देखो यहां से ये जो फॉर्मूला है अपने आप में क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जहां पर देखो V, E और R एक दूसरे के कैसे हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ेंगे, समझना आप थोड़ा सा। ये जो है V, E और R एक दूसरे के इनके बीच क्या रिलेशन है, ये हो गया VE, √2GM कांस्टेंट है तो इसलिए अपन ने, अच्छा M रह गया, M का मतलब क्या हो जाएगा, लॉजिक अब आप लगा लोगे, M मतलब मास, जिस प्लेनेट की बात होगी उसका क्या होगा, मास। अपन यहां अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये किसका मास हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा। अब वो सब कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया 1/r। ठीक, मतलब यदि रेडियस या त्रिज्या ज्यादा है तो पलायन वेग या जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा, और जहां पर रेडियस या त्रिज्या कम है वहां पलायन वेग क्या होगा, अधिक होगा। अब इस कंडीशन को लेकर चलते हैं अपन अपनी पृथ्वी में। तो यदि अपन बात करें तो पृथ्वी पर खींची गई सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा, इस काल्पनिक रेखा को अपन क्या कहते हैं, इक्वेटर, या इसे अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक, ऊपर की तरफ ये जो है ये हो गया पोल, नॉर्थ पोल, और ये नीचे की तरफ है ये क्या हो गया, साउथ पोल। ये दोनों क्या है, पोल या ध्रुव। ठीक, ये हो गया पृथ्वी का केंद्र।
यहां पर इक्वेटर में जो आर या रेडियस है ये सबसे ज्यादा है। अब जब रेडियस यहां पर है ना, आप देख रहे हैं डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर आर या रेडियस क्या होगी पूरी अर्थ में सबसे ज्यादा। अब जब रेडियस या त्रिज्या सबसे अधिक है तो उसकी एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब मान लो आप किसी सैटेलाइट को भेजना चाह रहे हैं और आप उसको पृथ्वी के ऑर्बिट में या कहीं जहां पर भी आप भेजना चाहें, जब आप उस सैटेलाइट को भेजना चाह रहे हैं तो उसमें एक मिनिमम वेलोसिटी तो आपको देना होगा जब तो वो गुरुत्वाकर्षण को पार करेगा, नहीं तो आप उसको पता चला छोड़ के आए और पृथ्वी का ग्रेविटेशन खींच लिया। तो वो जो न्यूनतम वेग या मिनिमम वेलोसिटी है उसे ही अपन पलायन वेग कहते हैं। उस एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग से आप लेके गए और सैटेलाइट को आप छोड़कर आ गए। अब जब सैटेलाइट को छोड़ना है तो अपन को ऐसी जगह चुननी होगी जहां से उसको भेजना आसान हो। यदि अपन पोल या ध्रुव की बात करते हैं तो ध्रुवों पर क्या होगा, ये जो रेडियस या त्रिज्या है ये सबसे कम होगी। जब रेडियस कम है तो एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब जब पलायन वेग ज्यादा होगा तो उसे भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऊर्जा लगेगी, और यदि ज्यादा ऊर्जा लगेगी मतलब ज्यादा फ्यूल, ज्यादा ईंधन लगेगा, और ज्यादा फ्यूल लगेगा मतलब पैसा ज्यादा लगेगा, तो वो चीज महंगी हो जाएगी। तो भैया ऐसी जगह चलते हैं जहां से उसको भेजना आसान है। तो आ जाओ कहां पर, इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा में रेडियस सबसे ज्यादा है, एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग कम है। यहां से जो रोकने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है, जो पलायन वेग है, उस पर कम असर करेगा। तो क्या करें कि चलो भैया भूमध्य रेखा से सैटेलाइट को भेज दिया जाए। अब ऐसे देश जो भूमध्य रेखा से होकर जाती है, जिनके पास भूमध्य रेखा, इक्वेटर, उनको तो दिक्कत है नहीं, वो कोशिश करेंगे ज्यादातर कि अपना जो उनका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो वो कहां पर बन जाए, इक्वेटर के पास। लेकिन अब भारत के पास तो ऐसी सुविधा है नहीं, भारत से तो भूमध्य रेखा होकर नहीं जाती है। उम्मीद करता हूं मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ये जो इक्वेटर या भूमध्य रेखा है ये अपने भारत से होकर नहीं जाती है। भारत ऊपर आता है कर्क रेखा में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है। तो भारत का वह हिस्सा जो सबसे अधिक पास है हमारे भूमध्य रेखा या इक्वेटर के, वो होता है 8 डिग्री कन्याकुमारी, है ना। इक्वेटर के जो पास है सबसे ज्यादा वो हिस्सा है 8 डिग्री कन्याकुमारी का, उसकी दूरी जो है इक्वेटर से 8 डिग्री कहलाती है। अब मतलब क्या होगा कि भारत को यदि अच्छा कॉस्ट एफिशिएंसी करना है सैटेलाइट भेजने में, तो उनको अपने जो सैटेलाइट के स्पेस सेंटर है जहां से वो उसको भेजेंगे उसको कहां पर बना दे, तमिलनाडु में बना दे। इक्वेटर के पास रहेगा तो एस्केप वेलोसिटी थोड़ी कम रहेगी, भेजने के लिए कम बल लगेगा, कम ईंधन लगेगा, पैसा कम लगेगा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब इसके पीछे का लॉजिक समझना, ठीक। तो यहां से ये पॉइंट याद रख लो, भूमध्य रेखा के सबसे पास जो है 8 डिग्री दूरी पर अपने पास क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तो तमिलनाडु में यदि अपन अपना लगा देते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो बढ़िया हो जाएगा, वहां से कम एनर्जी में अपन सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। पर यहां समस्या क्या आएगी, देखो भारत के नक्शे की यदि अपन बात करें तो भारत का जो नक्शा है उस आपने देखा है, ये अपना श्रीलंका है। अब दिक्कत क्या हो जाएगी, यदि हम तमिलनाडु में अपना ये बना लेते हैं कि यहां से हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, तो सैटेलाइट जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसे सैटेलाइट जिन्हें अपन पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं, समझना, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, ये जो होते हैं इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ। मतलब इसको मान लो अपन ने यहां से लॉन्च कर दिया तो ये ऐसे नॉर्थ से साउथ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और प्रकार के सैटेलाइट होते हैं जिन्हें कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही होते हैं जो हमें मौसम बताते हैं, जो कम्युनिकेशन, जो अपना रेडियो में, मोबाइल में जो सिग्नल आ रहे हैं ना, इसी से आते हैं। अब ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसकी दिशा होती है ईस्ट से वेस्ट, सॉरी इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। ये रोटेशन करेंगे तो फिर ये पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है उसके डायरेक्शन के साथ रहेगा इसका। अब दिक्कत क्या है कि मान लो अपन तमिलनाडु में बना देते हैं और तमिलनाडु से अपन यदि सैटेलाइट को भेजते हैं तो अपने जो सैटेलाइट है वो श्रीलंका के आसपास से जाएंगे, किसी दूसरे देश के पास से जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा सुरक्षा का इशू होगा, वो देश मना भी करेगा। फिर अपने साथ मान लो सैटेलाइट भेजते समय, कोई लॉन्च करते समय कोई रॉकेट में गलती हो गई तो बेचारा दूसरा देश भुगत रहा है। इसीलिए कन्याकुमारी में अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ना बनाकर अपन ने अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहां बना दिया है, अब उसके बाद उसके ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में अपन ने बनाया है, सुना होगा सभी ने, श्रीहरिकोटा, है ना, या इसे ही क्या कहा जाता है, सतीश धवन स्पेस, सतीश धवन स्पेस सेंटर, दोनों नाम आपने सुना होगा। तो इसको बनाया गया कहां पर, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास है, तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग कम है, तो भेजने के लिए जो कॉस्ट है वो कम लगेगी, क्योंकि ईंधन कम लगेगा। तो यही कारण है ना कि इनको यहां पर बनाया जाता है। बाकी और भी जियोग्राफिकल पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं कि हवा पानी ठीक रहती है, मौसम मिल जाता है, वो तो मैं उस एंगल पे नहीं जा रहा हूं, वो आप छोड़ दो। अपन विज्ञान के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसीलिए चुना जाता है किसे, श्रीहरिकोटा सतीश धवन। हालांकि यहां पर भी एक बन रहा है ना, एक भारत में नई टेक्नोलॉजी आई है, SOORYA, न्यू जनरेशन एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो उसके तहत यहाँ पर बात चल रही है कि तमिलनाडु में भी बनाया जाएगा, शायद अंडर डेवलप है, ऐसा मेरे को जानकारी ज्यादा नहीं है, पर ऐसी बात चल रही है, बनाया जाएगा। जो सैटेलाइट अपन को पोलर वाले भेजने होंगे वो वहीं से भेजेंगे, और ये जो जियो स्टेशनरी वाले होंगे उसको अपन भेजेंगे श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से। ठीक, तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप ये जो पृथ्वी से, पलायन वेग से भारत का संबंध ये आप थोड़ी बहुत समझ पाए होंगे। ठीक, चलिए, ये तो कहानी हो गई पृथ्वी की। पृथ्वी और भारत, इस बिंदु को अपन ने देख लिया कि भाई ऐसा ऐसा होगा, इसलिए ये कहानी हो रही। अब यदि अपन बात करें तो आपसे पूछा जाता है चंद्रमा का पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग, या अपन इसे क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। तो यदि अपन चंद्रमा के पलायन वेग की बात करते हैं तो चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब यहां से जो बातें निकल कर आती हैं वो समझो। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कारण है, क्या कारण है कि चंद्रमा में वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, या जिसे अपन कहते हैं वायुमंडल नहीं। ऑब्जेक्टिव आप जितने भी मॉक टेस्ट चाहो लगा लो, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन है। क्या कारण है कि चंद्रमा में वायुमंडल, एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, और उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, जो कि अपन कल पढ़े थे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटेशन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बहुत कमजोर है, जो कि सही पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, सही बोलता हूं। अब जो वायुमंडल है उसकी कहानी थोड़ी अलग है।
ऐसा नहीं कि वायुमंडल को ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। किसी भी ग्रह के वायुमंडल को बनाए रखने के लिए ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण आवश्यक होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समझो क्या होता है, अपन बहुत पहले की बात करें जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा इन सब का निर्माण हो रहा था, तो आपने ये तो पढ़ा होगा कि जो चांद है वो पृथ्वी से ही टूटकर बना हुआ एक टुकड़ा। कभी ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पढ़ने को मिलेगा। अब चंद्रमा जब टूट के अलग हुआ पृथ्वी से, तो दोनों की स्थिति एक सी थी। दोनों में बहुत तेज तूफान आ रहे थे, तेज हवा चल रही थी, अलग अलग प्रकार की गैसेस थी, हवा थे। अब जब ये तूफान पृथ्वी में आया तो ये उतना ही तेज था जितना कि चंद्रमा में था। लेकिन पृथ्वी में वायुमंडल है आज भी, पर चंद्रमा में एटमॉस्फेयर वायुमंडल नहीं। तो उसका कारण क्या है उसको समझेंगे। पृथ्वी का जो पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब यदि वायुमंडल, धूल के कण, बादल, कोहरा, इन सबको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करना था तो उनकी स्पीड कम से कम होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पर जो तूफान आ रहा था वो इतना तेज भी नहीं था कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अपने ग्रेविटेशन को पार कर जाए। तो तूफान तो आया लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं कर पाया, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग तक नहीं पहुंच पाया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उसको रोक के रखा और आज भी हमारी पृथ्वी में वायुमंडल, एटमॉस्फेयर है। अब वही तूफान जब चंद्रमा में आ रहा था तो चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग कम होने की वजह से क्या हुआ कि वो जो तूफान आ रहा था, धूल के कण, बादल, कोहरा, नमी जो भी वहां पर थी, चंद्रमा का पलायन वेग कम है पृथ्वी की तुलना में, एस्केप वेलोसिटी जो है कम है, तो वो क्या हुआ, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को वो सब पार कर गए। और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को पार कर गए, उसके एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग तक पहुंच गए और वापस लौटकर चंद्रमा पर नहीं आए। इसीलिए चंद्रमा में क्या नहीं है, वायुमंडल। ठीक है, चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, वहां हवा पानी जैसा कुछ नहीं है। तो जब पेपर में क्वेश्चन आए कि क्या कारण है कि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, तो भले आपके ऑप्शन में ग्रेविटेशन दिया हो, लेकिन उस कंडीशन में आपका आंसर होगा क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग कम है। बिल्कुल रेलवे वाले बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेस एस्केप वेलोसिटी, चंद्रमा में क्या कम होता है, पलायन वेग। कोई भी एग्जाम वाले गुरुत्वाकर्षण भले गलत हो जाए, वैसे टेक्निकली गलत ही हो जाता है, वो सही जवाब क्या होगा, पलायन वेग कम होने के कारण। फिर आपने देखा होगा ये जो चंद्रयान गया था, तो भारत का चंद्रयान जब सफल रूप से चंद्रमा में पहुंचा, लैंडिंग करा, तो वो नहीं ग्रोवर, विक्रम, ये सब, तो आपने देखा होगा कि उसके टायर पर इसरो का निशान बना है। वो चंद्रमा में जहां जहां जा रहा है वहां पर उसके टायर से इसरो का निशान बनते हुए जा रहा है ना। तो वो टायर से इसरो का निशान बन रहा है तो पहचान हो जाएगी कि यहाँ यहाँ भारत का सैटेलाइट जो है वो आया, उतरा और घूमा। अब यदि वही निशान यहां पर अपन लगा दें अपनी पृथ्वी पर, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मान लो आप मिट्टी में या रेत में निशान बना दो, वो कुछ समय बाद मिट जाएगा, क्योंकि वायुमंडल है, हवा चल रही है, उसको ढक देगी। अब चंद्रमा में एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जैसा कुछ है नहीं, वहां हवा है नहीं, हवा चलना नहीं है, तो एक बार जो निशान बन गया वो जिंदगी भर रहेगा। इसलिए जो भी सैटेलाइट अपना जहां जहां घूम रहा होगा ना, वो इसरो इसरो लिखते हुए जा रहा है, तो उसको अपन पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ भारत का सैटेलाइट गया है। तो कभी यदि देखो इमेज और दिमाग में चित्र है तो समझ जाना कि वो टायर का निशान इसलिए है, वो कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि चंद्रमा में क्या नहीं होता है, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। ठीक, तो यहां पर एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग की जो कहानी है वो होती है समाप्त। चलिए अब हम गुरुत्वाकर्षण में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं केपलर के ग्रहों की गति के नियम। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, इसके बारे में आते हैं क्वेश्चन, है ना। और जब अपन स्कूल टाइम में पढ़ते हैं तो भी इसका जिक्र जरूर होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, केपलर के ग्रहों की गति के नियम। ठीक, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ
प्लेनेट। 16वीं शताब्दी की शुरुआत की यदि बात की जाए तो एक ये जो है एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था केपलर। इन्होंने ग्रह की सूर्य के चारों ओर जो गति, जो वो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, उस गति से संबंधित अपने नियम दिए थे, जिन्हें अपन कहते हैं केपलर के ग्रहों की गति के नियम। तो ये जो केपलर के ग्रहों के गति के नियम है, इनकी संख्या है 3। ठीक, एक एक करके अपन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि अपन बात करें फर्स्ट लॉ की, पहला नियम, ठीक समझिए, केपलर ने जब अपने ग्रहों की गति के नियम दिए थे, उसके पहले अलग अलग थ्योरी थी। ऐसा माना जाता था कि बीच में, केंद्र में, सेंटर में सूर्य है और उसके चारों ओर सब ग्रह घूमते हैं। ठीक, और पहले यदि चले जाओ तो और पहले तो ऐसा मानते थे कि बीच में पृथ्वी है और इसके चारों तरफ सूर्य घूमता है। बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल शुरुआती अवस्था में। फिर कुछ वैज्ञानिक आए जैसे गैलीलियो थे, इन्होंने विरोध किया, कहा नहीं भैया, बीच में सूर्य है और उसके चारों तरफ क्या घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। लेकिन वो बहुत पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन को लेके, अपने नियम को लेके उन्होंने कहा नहीं था ऐसा कुछ कि बहुत स्पष्ट जो कह पाता। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि अपन देखें तो इससे संबंधित जो सटीक नियम है उस वो दिए हैं किसने, केपलर ने। तो केपलर ने तो सबसे पहले ये क्लियर कर दिया, पहला पॉइंट, कि ग्रह जो होता है, कोई भी ग्रह जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो वो वृत्ताकार या सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता। उसका जो मार्ग है वो होता है इलेप्टिकल पाथ, या वो हिंदी में अपन क्या कहेंगे, वो होता है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग होगा। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बीच में सूर्य हो और ऐसे सीधे सीधे घूम रहे हैं, नहीं। उन्होंने क्या कहा, जब कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करेगा तो उसका जो रास्ता है वो कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार। वृत्त तो है लेकिन उसका जो एंगल है वो थोड़ा अलग है, इसे कहा जाता है इलेप्टिकल, या इसे कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। इस दीर्घ वृत्ताकार में ये कोई एक ग्रह या प्लेनेट है जो दिलेरी से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा बिंदु इन्होंने ये कहा कि सूर्य जो है, सूर्य केंद्र पर नहीं होता, सूर्य फोकस पर होता है। सूर्य उस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग के फोकस पर होता है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य यहां बीच में है, सूर्य जो है इस फोकस में होता है और इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में कोई भी ग्रह परिक्रमा करता है। इसे अपन कहते हैं केपलर की गति का पहला नियम, है ना। केपलर की ग्रहों की गति का पहला नियम। मान लो ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है, इस दीर्घ वृत्ताकार के दो फोकस हैं, ये है F1, ये है F2। यदि परफेक्ट, यदि ये सर्कल होता, पूर्ण वृत्त होता तो एक ही केंद्र होता। अब परफेक्ट तो है नहीं कि अपन बीच से एक केंद्र ले लें, तो इसके मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, इसके दो फोकस लेते हैं। ये दो फोकस है, एक फोकस को अपन ने F1 कह दिया, दूसरे को कहा F2। तो सूर्य जो है वो घूम रहा है, सॉरी ग्रह जो है वो घूम रहा है और सूर्य कहां पर है, सूर्य एक फोकस पर है। मान लो वो फोकस F1 है, वहां पर सूर्य है। ये कहलाता है केपलर के ग्रहों की गति का पहला नियम। इस नियम के लिए एक शब्द चलता है, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। इस नियम को कहा जाता है कक्षक का नियम। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कक्षक का नियम, कौन से नियम को कहा जाता है, तो केपलर के ग्रहों की गति के पहले नियम को कहते हैं कक्षक का नियम। तो पहला नियम क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग, एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है, सूर्य उसके बीच में नहीं होता, सूर्य फोकस या नाभिक में होता है। यह कहलाया पहला नियम।
ठीक, सरल है, सिंपल है। उम्मीद करता हूं मैं आप समझ गए होंगे। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब यहां से आप देखें दूसरा नियम। सिंपल तो ये भी है, बस थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, बाकी है ये भी सरल, ऐसा कुछ बहुत दिक्कत नहीं। ठीक, माना कि ये जो है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है, एलिप्टिकल पाथ है। इस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में कोई एक ग्रह है जो घूम रहा है, और इसका ये जो फोकस, इस फोकस में क्या है, सूर्य। अब केपलर ने क्या कहा, मान लो ये ग्रह घूमते घूमते यहां पर है, फिर ये पृथ्वी की है या कोई भी ग्रह है, ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, मान लो घूमते घूमते ये यहां पर पहुंच गया, इस बिंदु पर। ठीक, फिर मान लो घूमते घूमते ये जो है ये पहुंच गया इस बिंदु पर, और ऐसे ही अपना घूम रहा है। तो केपलर ने क्या कहा कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है और उस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखाएं, ठीक, ये अपन एक काल्पनिक रेखा खींच रहे हैं समझने के लिए कि सूर्य और ग्रह को ये रेखाएं क्या कर रही हैं, मिला रही हैं। ठीक, ये हो गया ग्रह, ये हो गया सूर्य, ये इसको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। मान लो हम ये जो लाइन खींचे हैं, हमने इस लाइन का ले लिया एरिया, इसको अपन ने कह दिया S। ये जो ग्रह है यहां पर था, इसको नाम दे दो AB। फिर यहां पर आ गया, इसको बोल दो CD। फिर यहां आ गया, इसको बोल दो EF। ठीक, बिल्कुल नहीं घबरा, बहुत सरल है। अपन ने इसका सबका क्षेत्रफल ले लिया, एक ही ग्रह है जो घूम रहा है। अब अपन देखते हैं एरिया ASB इज इक्वल टू एरिया CSD इज इक्वल टू एरिया ESF, एरिया ESF। अब यहां पर केपलर ने क्या कहा कि कोई भी ग्रह जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मतलब उन्होंने ये कहा कि ये जो ग्रह है ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। ठीक है, जो इसका टाइम इंटरवल या समय अंतराल जो रहेगा, उस समय अंतराल में ये समान जो क्षेत्रफल है उसको तय करता है। मान लो ये 1 घंटे में ASB एरिया या क्षेत्रफल को कवर कर रहा है, तो अगले 1 घंटे में फिर ये जो एरिया कवर करेगा CSD का वो बराबर होगा। फिर अगले 1 घंटे में मान लो उसने एरिया कवर करा CSF का, ये तीनों का जो एरिया या क्षेत्रफल है ये क्या होगा, बराबर होगा। इससे ये साबित होता है कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर हमेशा एक समान स्पीड से नहीं घूम रहा है। जब ये ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर था तो इसकी स्पीड कम थी, और जैसे ही यह ग्रह सूर्य के पास आया इसकी स्पीड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इसलिए देखो ये इतनी लंबी लाइन थी, इसका एरिया या क्षेत्रफल, ये जो इतनी चौड़ी लाइन थी इसके एरिया या क्षेत्रफल के क्या निकला, बराबर। मतलब सूर्य को ग्रहों से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा का जो क्षेत्रफल है वो निश्चित समय अंतराल, फिक्स टाइम इंटरवल में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसे अपन कहते हैं केपलर की गति का दूसरा नियम। थोड़ी भारी था है ना, बोलचाल में, समझने में सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये जो एरिया जो निकल के आया, ये एरिया हमेशा क्या रहेगा, बराबर। इससे क्या साबित होता है, पहला, इससे पहली चीज ये साबित होती है कि जब ग्रह सूर्य से दूर है, जब ग्रह सूर्य से
दूर है तो उसकी स्पीड या उसकी चाल जो है कम होगी। पहला पॉइंट। दूसरा, जब ग्रह सूर्य के पास आता है, सूर्य के पास होता है तो ग्रह की चाल अधिक होती। इस पॉइंट को याद रखना। जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, कथन, निष्कर्ष, असेसन, रीजन, उसके लिए याद रखना, जब ग्रह सूर्य से दूर है तो उसकी स्पीड कम होगी, और जब ग्रह सूर्य के पास है तो उसकी चाल या स्पीड अधिक होगी। ये कहां से निकल के आता है? तो ये निकल के आता है केपलर के ग्रहों की गति के दूसरे नियम से। और एक पॉइंट और याद रखना, ये जो नियम है, इस नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक, हिंदी में से क्या कहेंगे? कक्षीय चाल के क्षेत्रफल का नियम। हिंदी इंग्लिश थोड़ी अलग लग रही होगी ना, मैच नहीं कर रही होगी, ट्रांसलेट नहीं करना। इंग्लिश मीडियम आप याद रख लो, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। ठीक, इस नाम से जाना जाता है, जबकि हिंदी में से अपन क्या कहते हैं? कक्षीय चाल के क्षेत्रफल का नियम। ठीक, चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। यदि अपन बात करें तीसरे नियम की, थर्ड लॉ की, तो ये तो और सिंपल है। थोड़ा सा जो समझने में दिक्कत है सिर्फ सेकंड लॉ में है, थर्ड की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझेंगे। ग्रहों की गति का तीसरा नियम जो केपलर ने दिया है, ये जो है ये क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग मान लो, इलेप्टिकल पाथ। ये इस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग की क्या है? रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या वैसे एक सी तो होगी नहीं, क्योंकि दीर्घ वृत्ताकार है, वृत्ताकार तो है नहीं, इलेप्टिकल है, लेकिन फिर भी ये फोकस या नाभिक पर क्या है? सूर्य, और इसके चारों ओर गति कर रहा है कोई प्लेनेट। ठीक, सब चल रहा है नॉर्मल। तो अब तीसरा नियम ये कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय, किसी भी ग्रह का सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में लगने वाले समय का वर्ग उस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इलेप्टिकल पाथ, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के घन, क्यूब या घन के समानुपाती होता है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? टी होगा। ये इसका मतलब हुआ ना कि किसी भी ग्रह को एक पूरा का पूरा इसका क्या करना है? परिक्रमा करना, रिवॉल्यूशन करना है, इसका पूरी की पूरी इसका एक चक्कर लगाना, परिक्रमा करना, जिसे अपन रिवोल्यूशन कहते हैं। एक परिक्रमा करने में जो भी समय लगेगा उसका वर्ग इस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग की रेडियस या त्रिज्या के क्यूब, घन के समानुपाती होता है। मतलब इसका हिंदी में अपन मतलब समझे, शब्दों में लिखें तो जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा, जितनी अधिक दूरी पर होगा, उसका परिक्रमण काल बोले तो रिवॉल्यूशन टाइम,
रेवोल्यूशन टाइम उतना अधिक होगा। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि अपन बात करते हैं बुध की, बुध जो अपना ग्रह है, एग्जाम्पल के लिए आप समझो, यदि अपन बुध ग्रह की बात करते हैं तो ये जो बुध ग्रह होता है, इस बुध ग्रह को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। सबसे पास का ग्रह है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, मतलब आर छोटी है, इसलिए लगने वाला टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अब यदि अपन बात करते हैं किसकी, नेपच्यून की, हिंदी में जैसे अपन कहते हैं वरुण, तो इसे पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लगते हैं। और प्लूटो, जिसको अब अपन ग्रह नहीं मानते हैं, यम, या जिसको कहा जाता है प्लूटो, इस प्लूटो को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगभग लगा करते थे 248 साल, है ना। तो ये कह रहा है नियम, जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसे सूर्य का एक रिवोल्यूशन टाइम या एक परिक्रमा करने में उतना अधिक समय लगेगा। बुध सबसे पास का है, तो देखो ये दिन में कर ले रहा है 88 दिन। नेपच्यून सबसे आखिरी वाला 165 वर्ष, और जो पहले सबसे आखिरी था यम प्लूटो, उस तो बहुत ज्यादा, उसे लग जाते कितने, 248 साल। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं। टी स्क्वायर, फिजिक्स का नियम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो कांस्टेंट, यहां पर क्या हो जाएगा, के आर क्यूब। तो टी का मतलब क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन टाइम, हिंदी में इसे क्या कहेंगे अपन, परिक्रमण काल, कभी कभी परिभ्रमण भी लिखा रहता है, घबराना नहीं। के क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा केपलर्स कांस्टेंट, या इसे अपन कहेंगे केपलर नियतांक। ठीक, और आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ इलेप्टिकल पाथ, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। हालांकि ऐसा बहुत भारी आपको इसकी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि मिल भी गए तो घबरा नहीं, सब वैल्यू दिया रहेगा, टी बस निकालने को कहेगा, तो लोड नहीं उसका, याद रख लो, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक, जल्दी से तीनों नियम को अपन पढ़ते हैं। केपलर की ग्रहों की गति का पहला नियम क्या कहता है कि ग्रह हमेशा दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं और सूर्य उसके बीच में नहीं होता, उसके फोकस या नाभिक में होता। दूसरा नियम जो है ग्रहों की गति का, वो ये कहता है कि सूर्य को ग्रहों से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात जो ग्रह है जब वो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो एक फिक्स स्पीड या चाल से नहीं घूमता, सूर्य से दूर है तो चाल कम होगी और सूर्य के पास है तो उस ग्रह की चाल अधिक होगी। तीसरा नियम, ग्रहों की गति का तीसरा नियम कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में लगने वाला समय का वर्ग का स्क्वायर उस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग इलेप्टिकल पाथ की रेडियस या त्रिज्या के घन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं समझ गए होंगे आप। यहां पर अपन ने आज की वीडियो में पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी डिटेल में देखा और साथ ही साथ अपन ने पढ़ा केपलर के ग्रहों की गति के नियम। एनटीपीसी स्टूडेंट बिल्कुल नहीं घबराएं, अपन एनटीपीसी को 100% टारगेट करके पढ़ रहे हैं, बस आप वीडियो पढ़ते रहें, वीडियो से जुड़े रहें। यदि आपके कोई भी सुझाव है, आपको सुझाव देना चाहें, कोई पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।